Hello everyone, welcome again for chemistry lecture with the new chapter biomolecules. Biomolecules जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था. अमाइंस हमने कंप्लीट कर लिया था. अमाइंस की जो डीपीपी है वो भी आपको मिल जाएगी. डीपीपी मिलने के बाद जो भी क्वेश्चंस है वहाँ पे वो अच्छे से करो, ठीक है. और यहाँ पे हमने बायोमोलिक्यूल उसी लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था. बायोमोलिक्यूल जो है बेसिकली मैंने आपको कहा था कि इट इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन, यू कैन से कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का. बट आप इसे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के सेंस से ही आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी. जैसे स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस है या कीटोनिक ग्रुप का प्रेजेंस है. स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट हम यहाँ पे कैरी आउट करते हैं. दीज आर द सम थिंग्स विच वी हैव टू रिमेंबर इट प्रॉपरली. और बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग आए थे कि बायोमोलिक्यूल में बेसिकली हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स है. वहाँ पे रहेंगे एंजाइम्स का स्टडी होगा और न्यूक्लिक एसिड का स्टडी होगा. ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे फोकस हमारा रहेगा. उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सब टॉपिक जो भी है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है. अदरवाइज़ एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, वो तो वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के भी समझ में आ सकता है. बट डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं पढ़ाने वाली हूँ. बट एक समझा रही हूँ कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा बायोमोलिक्यूल्स में. और हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमारा डिस्कशन उस दिन हुआ था. कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे जो है मतलब एक हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का वो बायोमोलिक्यूल ही है. जो बायोमोलिक्यूल में हम कौन कौन से मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं ये पहले समझने की कोशिश करो. कुछ स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि हम यहाँ पे स्टडी क्या करने जा रहे हैं. बायोमोलिक्यूल में या तो ह्यूमन बींग्स में सिक्रीट होने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, केमिकल कंपाउंड्स रहेंगे, उनका स्टडी होगा. या तो फिर नेचर में जो हमें मिल रहे हैं उन कंपाउंड्स का स्टडी होगा जो ह्यूमन बींग्स के ग्रोथ के लिए वगैरह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. जैसे हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, प्रोटीन्स आर द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. बिल्डिंग ब्लॉक उनको कहा जाता है. बॉडी को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. फैट्स है, इनॉर्मस एनर्जी पैकेट्स वहाँ पे हमें मिलते हैं, एनर्जी वहाँ से हमें मिलती है. कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है वहाँ से भी कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे मिल रही हैं. सो इन दिस वे वी हैव टू फोकस दैट कि जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स या जितने केमिकल कंपाउंड्स आपके ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए या इम्पॉर्टेंट है या बॉडी में वो सिक्रीट हो रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. जैसे हार्मोन्स की बात की थी मैंने. हार्मोन्स जो होते हैं वो वहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड सिक्रेट करते हैं. वो जो ग्लैंड्स पर्टिकुलर होते हैं वहाँ से हार्मोन सिक्रेट होता है. और हार्मोन्स भी एक तरीके के बायोमोलिक्यूल्स में ही काउंट किए जाते हैं. वो कहाँ काउंट होंगे, वो कैसे है, क्या है, वो लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है या न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे. बट बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स वहाँ पे आपको पढ़ने हैं. सो हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को प्रीवियसली वहाँ पे कहा जाता था कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दे आर सेड टू बी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. बट लेटर ऑन ये जो डेफिनेशन है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो फार्मूला दिया था CxH2O करके, जो एक फार्मूला वहाँ पे दिया हुआ था, वो फार्मूला हर एक कार्बोहाइड्रेट को अप्लाई नहीं हो रहा था. मतलब उस फार्मूला में फिट ना होने वाले भी कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे थे कि जो कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे है, ये हम बोल सकते थे विद द एविडेंस, ठीक है. इसलिए धीरे धीरे फिर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन भी वहाँ पे चेंज होती गई. कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है. कार्बोहाइड्रेट मतलब ये है बेसिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है. और यू कैन से कंपाउंड्स विच गिव such units on hydrolysis they are said to be carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स कौन होते हैं,
एक बार फिर से बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और compounds which gives such kind of units on hydrolysis. सो ये है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम डिस्कशन हमारा हो रहा है। लेटर ऑन हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जिसे बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, वो क्लासिफिकेशन हमने देखा था। क्लासिफिकेशन ब्रॉडली 3 कैटेगरी में हो रहा है। मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड एंड लास्ट पार्ट वहाँ पे आता है पॉलीसैकेराइड्स। अब सैकेराइड्स मतलब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स का ही वहाँ पे हम बोलते हैं उसको सैकेराइड्स करके। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं एक्चुअल में मतलब उनको सैकेराइड्स करके कहा जाता है। सो मोनोसैकेराइड मतलब क्या है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट की जिनका वहाँ पे हाइड्रोलिसिस आगे हो ही नहीं सकता है, दे एक्ट एज ओनली वन यूनिट, दे आर सेड टू बी मोनोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 10 के बीच में आपको मोनोसैकेराइड्स के यूनिट देते। 2 भी दे सकते, 4 भी मिल सकते, 3 भी मिल सकते, 5 भी मिल सकते, बट 10 तक, 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड के यूनिट्स आपको मिलेंगे। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड्स many यूनिट्स आफ्टर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सो ये था मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। नाउ ऑलिगोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। लाइक वहाँ पे डाइसैकेराइड है, मतलब 2 यूनिट्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं शुगर के। नेक्स्ट वहाँ पे है ट्राइसैकेराइड, 3 यूनिट्स आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पे रैफिनोज का एग्जाम्पल शायद से हमने वहाँ पे लिया था। टेट्रासैकेराइड में एग्जाम्पल लिया था स्टैच्यूस का, जहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के बाद 4 मोनोसैकेराइड के यूनिट्स आपको मिलते हैं। हर एक हाइड्रोलिसिस के बाद कौन सा यूनिट आपको मिलता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। आज हम जो देखने जा रहे हैं बेसिकली इट इज़ अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे, उतना ही है, उतना ही आपको याद रखना है, छोटा सा पार्ट है। एंड देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज़ के टूवर्ड्स हमें जाना है। सबसे पहले देख लेते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब सी हियर नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। डाई का ट्राई का आपको नहीं है तो उसमें इन्वॉल्व होने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आपको। वो नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, जनरल नेम जो होता है, मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनको जनरली ग्लाइकोज करके वहाँ पे कहा जाता है। ग्लाइकोज ये उसका जनरल एक नाम वहाँ पे होता है। अगर मोनोसैकेराइड में एक अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे अल्डोज एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है। 1 कीटोनिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो कीटोजेस की कैटेगरी में वहाँ पे डाला जाता है। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बन रहा है C6H12O6 और मुझे ये पता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं निकाला है, बट जस्ट टू नो दैट ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस वहाँ पे होता है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक अल्डिहाइड ग्रुप है तो वहाँ पे उसे अल्डोहेक्सोज कहा जाएगा। अल्डिहाइड ग्रुप को पकड़ के ग्लूकोज में 6 कार्बन है, मतलब वो क्या है, बेसिकली वो अल्डोज है, ठीक है। बट कार्बन कितने हैं वहाँ पे? कार्बन टोटल 6 है। तो अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर वो नेम्स जो होते हैं वो अपडेट होते हैं। फिर वहाँ पे इसे सिर्फ अल्डोज नहीं कहा जाएगा, इसे अल्डोहेक्सोज कहा जाएगा। अल्डोहेक्सोज क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में एक अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस है और इंक्लूडिंग अल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में 6 कार्बन आपको वहाँ पे मिलते हैं। बाद में स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज में भी क्या है, फॉर्मूला C6H12O6, बट फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस होता है। फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस होता है, ना ही अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस है। कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस है फ्रुक्टोज में। तो बेसिकली ये है क्या, ये कीटोजेस है। बट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन नंबर कितने मिल रहे हैं वहाँ पे? 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो 6 कार्बन के बेसिस पे उसे क्या कहा जाएगा? कीटोहेक्सोज कहा जाएगा। कीटोहेक्सोज
हेक्सोज कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हम इसके नाम जो है वो दे देते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के साथ। सो देखो यहाँ पे CHO CHO CHOH और यहाँ पे CH2OH। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ये अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस है। मतलब ये बेसिकली है क्या, ये अल्डोज है, बट नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं वो हमें काउंट करने हैं और नाम को बहुत अच्छी तरीके से अपडेट करके वहाँ पे लिखना है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब ये होगा अल्डो ट्रायोड्स। ये क्या होगा, अल्डो ट्रायोड्स। ट्राई मतलब कितने, 3। ओज मतलब क्या है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक शुगर को। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी CHO ग्रुप का प्रेजेंस है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये बेसिकली है अल्डोज। कितने कार्बन है, ये 1, ये यहाँ पे 3। ठीक है, ये 3 कार्बन, ये 4 और ये 5, मतलब ये हुआ आपका अल्डो पेंटोज का एग्जाम्पल। ये है यहाँ पे अल्डो पेंटोज। पेंट मतलब क्या है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स का प्रेजेंस है, ये हम बोलना चाहते हैं। और ओज है मतलब यहाँ पे क्या है, मोनोसैकेराइड है ये क्या है, यहाँ पे मोनोसैकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे है कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस, बट यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 और ये 5, मतलब ये यहाँ पे 4 हो गए और ये यहाँ पे 1 हो गया। 4 यहाँ पे एक वहाँ पे था, 5, 6 और 7, कितने कार्बन हो गए टोटल आपके, 7 कार्बन है, 1 2 और ये 4, मतलब 6 और ये 7, मतलब ये हुआ यहाँ पे कीटो हेप्टोज करके, ये हो गया यहाँ पे कीटो हेप्टोज करके एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर से क्या करना है, IUPAC नहीं बोल सकते, इनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग ही है। नॉमेनक्लेचर से आपको क्या करना है, नाम आपको वहाँ पे देने हैं। एक्चुअल में ये IUPAC सिस्टम ही है, यहाँ से ही आपको क्या करने पड़ते हैं, नेमिंग इस तरीके से देनी पड़ती है। सो दीज आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर कि मोनोसैकेराइड्स जो है उनको ग्लाइकोज कहा जाता है जनरल वे में। उसके बाद अगर मोनोसैकेराइड में एक अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस है तो वो अल्डोज करके वहाँ पे हम रेफ़र करते हैं। मोनोसैकेराइड में अगर एक कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस है तो उसे कीटोज कहा जाता है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वी हैव टू अपडेट अल्डोजेस एंड कीटोजेस नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे अगर 3 कार्बन है और अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस उसी में है, 3 कार्बन में से एक कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस दिखा रहा है तो वो होगा अल्डो ट्रायोज करके। अगर 5 है वहाँ पे तो अल्डो पेंटोज करके। अगर 5 है बट उसमें एक कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस है तो वो होगा कीटो पेंटोज करके। इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर से क्या देने हैं, नाम देने हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपके बुक से ही वहाँ पे दिए हैं और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यूज़ योर ब्रेन पावर करके। सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एनी ऑफ द मेथड। जैसे ग्लूकोज का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, ग्लूकोज क्या होता है, किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज आगे बढ़ने वाले हैं फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज की तरफ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ग्लूकोज का प्रिपरेशन हमें करना है। हाउ मेनी मेथड्स वी हैव फॉर ग्लूकोज प्रिपरेशन, लेट्स सी एंड लेट्स ट्राई टू रिमेंबर दोज मेथड्स फर्मली बिकॉज दोज मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। उसमें से एक मेथड आपको दी हुई है कि स्टार्च वाली मेथड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। सो लेट्स सी प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ग्लूकोज जो होता है वो नेचर में आपको फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों भी स्टेट में वहाँ पे मिल सकता है। ग्लूकोज हम 2 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सुक्रोज एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बाय स्टार्च। ठीक है, सो ये दोनों मेथड्स ऐसे हैं कि जो एक तरीके से हाइड्रोलिसिस ही है। एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड के प्रेजेंस में दोनों जगह पर हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, क्या है, किस तरीके से है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट मेथड को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सुक्रोज जो होता है, जो केन शुगर के नाम से वहाँ पे जाना जाता है, C12H22O11। ये जो सुक्रोज है इसमें आपको पानी डालना है,
हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हो। और यहाँ पे वार्म करना है आपको विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आप वहाँ पे उसके साथ वार्म करोगे। वार्म आपको करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि लगभग ये 10 से 15 मिनट की बात है, 2 से 3 घंटे। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि इट इज़ अबाउट फॉर 2 आवर्स बट इट टेक्स मोर देन 2 आवर्स समटाइम्स। सो 2 घंटे वहाँ पे आपको वार्म करना है। वार्म करने के बाद यू विल गेट 2 यूनिट्स, एक यूनिट ग्लूकोज का है, दूसरा यूनिट सुक्रोज का है। आप यहाँ पे बोलोगे कि एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज का यूनिट दूसरा है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं जबकि दोनों का मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। बट एक चीज़ याद रखो आप, शायद से ये जो भी चैप्टर है वो पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि एविडेंस होते हैं। अब यहाँ पे ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस होता है, फ्रक्टोज में वहाँ पे कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस होता है। तो ये प्रेजेंस चेक करने के बाद समझ में आता है कि एक यूनिट ग्लूकोज का बना है और दूसरा यूनिट फ्रक्टोज का बना है। तो ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ये यूनिट्स यहाँ पे बने हैं ना, इसमें से हमें क्या चाहिए, इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या चाहिए, ग्लूकोज ही चाहिए। सो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज को कैसे बाहर निकाला जाता है, जस्ट आपको ये जो मिक्सचर मिला है इसमें इथेनॉल आपको ऐड करना है, अल्कोहल आपको ऐड करना है ड्यूरिंग कूलिंग के वक्त आपको अल्कोहल यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही आप अल्कोहल ऐड करोगे, ग्लूकोज जो होता है वो अल्कोहल में ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है, ग्लूकोज जो होता है वो इथेनॉल में ऑलमोस्ट वहाँ पे इनसोल्यूबल है। हेंस ग्लूकोज के क्रिस्टल्स बन के वो वहाँ पे ऊपर आ जाता है, वो सोल्यूबल नहीं हो पाता। कौन सोल्यूबल हो जाएगा, ये फ्रक्टोज के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सोल्यूबल नेचर दिखा रहा है, बट इथेनॉल में ग्लूकोज जो है वो पूरा ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है। तो वो क्रिस्टल आउट होके बाहर निकल आता है और क्रिस्टल्स हम उसके बाहर निकाल सकते हैं। इन दिस वे ग्लूकोज कैन बी easily separated from the fructose. So this is one of the important method of preparation of glucose from sucrose. एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, कौन सा एसिड आपको यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है, दोनों में से एक ही, या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। वार्म करना है, यहाँ पे डेल्टा देना ज़रूरी है। Moving towards next method of preparation, which is very important method, as I have already told you that glucose can be easily prepared from starch। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये बेसिकली कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है। बहुत ज़्यादा ईल्ड में या आप बोल सकते हो कि कम एक्सपेंसेस में ये ग्लूकोज आपको यहाँ पे मिल सकता है। नाउ टेक स्टार्च जो है वो क्या है, बेसिकली स्टार्च कैसे लिखते हैं हम लोग, C6H10O5 n टाइम्स। ठीक है, स्टार्च जैसे मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको कहा था, देखो कि स्टार्च जो है इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, ये नेचुरल पॉलीमर की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, n टाइम्स, मतलब हमारे पास ये यूनिट है C6H10O5, ये यूनिट है, बट वो कितने हैं ये हमें पता नहीं है, ये n टाइम्स यूनिट हमारे पास है। तो स्टार्च इज सेड टू बी नेचुरल पॉलीमर, आगे आएगा तब मैं और बताऊंगी इसके बारे में। सो n टाइम्स है। सो इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें वाटर भी कितने यूनिट्स लेने पड़ेंगे, n यूनिट्स आपको लेने पड़ेंगे, बिकॉज वी हैव n यूनिट्स ऑफ स्टार्च विद अस। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है, डाइल्यूट HCl लो या डाइल्यूट H2SO4 लो, इट इज़ अप टू यू, बट यूज़ एटलीस्ट ओनली वन एसिड। नेक्स्ट है 392 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देन यू विल गेट n टाइम्स C6H12O6। C6H12O6 के n नंबर ऑफ़ यूनिट्स, मतलब ग्लूकोज के n नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। सो इस तरीके से ये जो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, यू हैव ओनली 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड में एक प्रिपरेशन मेथड सुक्रोज से है, दूसरी प्रिपरेशन मेथड जो है वो आपको स्टार्च से है। दोनों के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहेंगे यू हैव टू रिमेंबर देम वेरी वेल, बिकॉज प्रिपरेशन मेथड जब पूछे जाते हैं, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन तो काफ़ी अच्छे से आपको लिखनी है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट रिएक्शन वेरी वेल। जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे सुक्रोज लिया है, वाटर हमने
वहाँ पे यूज़ किया है। हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, उसमें हमने डाइल्यूट HCl वहाँ पे डाल दिया है। हम वार्म कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मिक्सचर को वार्म कर रहे हैं अबाउट 2 आवर्स के लिए वहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें ये मिक्सचर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा है। जैसे जैसे कूल हो रहा है, कूलिंग में हम क्या डालते जा रहे हैं, वहाँ पे इथेनॉल डालते जा रहे हैं। ये जो ग्लूकोज होता है इट इज़ ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल in ethanol, so it crystallizes out and we can easily separate it from the fructose. ये पूरी पॉइंट्स जो है, ये पूरा डिटेलिंग जो है वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ये रिएक्शन लिख के वहाँ से निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज अगर पूछा है, 2 मार्क का क्वेश्चन वहाँ पे आया है, यू हैव टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन। आप समराइज़ करो उसका, कुछ भी करो, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। एंड मूविंग टूवर्ड दिस मेथड इज़ कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। स्टार्च कैसे लिखा जाता है ये बहुत अच्छे से याद रखो। एंड टाइम्स अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते हो, पूरा का पूरा मैटर आपका 0 तक पहुँच जाएगा। 0 मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, एक भी हाफ भी मार्क आपको वहाँ पे नहीं मिल सकता, क्योंकि स्टार्च जो है वो C6H10O5 एन टाइम्स है। स्टार्च इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, सो यू हैव टू मेंशन इन दैट वे ओनली। सो ये एन टाइम्स है तो एन नंबर ऑफ यूनिट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल के। कंडीशंस अप्लाइड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस है तो H+ लिखना पड़ेगा, ठीक है। 392 केल्विन टेम्परेचर है, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड यू विल गेट ग्लूकोज, n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज are prepared from this particular method. So now let us move towards structure and properties of glucose. ग्लूकोज के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ पे हम मूव करते हैं। एक बार हमने देख लिया कि प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज पे। यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया है। अब आगे के जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो कुछ एक पर्टिकुलर फार्मूलाज, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, हाइवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से हम निकालेंगे। वो बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है आपके ग्लूकोज का। ग्लूकोज को क्या कहा जाएगा फिर? अल्डोहेक्सोज कहा जाएगा। बिकॉज कितने कार्बन एटम है देखो, ये 1 और ये 4, मतलब 5 हो गए, और 1 6, मतलब वहाँ पे 6 कार्बन तो वहाँ पे है ही। ये ऊपर का जो ग्रुप यहाँ पे अटैच है, दिस इज़ वन ऑफ द अल्डिहाइड ग्रुप। ये यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस दिखा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर काउंट होगा अल्डोहेक्सोज की कैटेगरी में, अल्डोहेक्सोज। फिर इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं हम लोग ग्लूकोज। अब यहाँ पे क्या है कि अल्डोहेक्सोज बोलो, यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्लूकोज बोलो आप लोग। ये जो ग्लूकोज यहाँ पे होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स पर्टिकुलर एक स्ट्रेट चेन में आपको मिलते हैं। उसमें से फर्स्ट कार्बन जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप कैरी कर रहा है, और उसमें से जो बाकी के 5 कार्बन हैं वो बिल्कुल एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ है। यहाँ पे OH भी यहाँ पे 4 टाइम्स है, मतलब एक कार्बन के साथ यहाँ पे एक OH तो वहाँ पे अटैच होगा। मतलब अगर पूछा जाए आपको कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड ग्रुप कितना है, अल्डिहाइड ग्रुप आपको एक ही मिलेगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कितने हैं, मतलब OH ग्रुप कितने प्रेजेंट है, तो वो 5 मिलेंगे। जो अल्डिहाइड ग्रुप को छोड़ के जो कार्बन 5 हमारे पास है, हर एक कार्बन को वहाँ पे क्या अटैच होगा? OH ग्रुप वहाँ पे अटैच होगा। दैट्स इट। दिस इज़ हाउ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वी हैव। नाउ ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये स्ट्रक्चर जो है ना, बेसिकली ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ है? कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो इस्टेब्लिश हुआ है। अब वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखने जा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को एविडेंस देने वाले, ये स्ट्रक्चर को प्रूफ देने वाले जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस होगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन रहेंगे, वो भी स्ट्रेट चेन में रहेंगे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो अल्डिहाइड ग्रुप बेयर कर रहा होगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बाकी के 5 कार्बन जो है अल्डिहाइड ग्रुप को छोड़ के, उनको हर एक को एक OH ग्रुप वहाँ पे अटैच होगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ में, ये जो स्ट्रक्चरली जो भी एक पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, वो पॉइंट्स को एविडेंस देना पड़ेगा।
वो पॉइंट्स जो है उनको प्रूव करना पड़ेगा, एंड दोज आर नथिंग बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम मूव करते हैं. नाउ मूव करते हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिएक्शंस ही देखने पड़ेंगे. जैसे हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम बोलते हैं वहाँ पे कि चलो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. यहाँ पे वो फिज़िकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन नहीं होगा, नहीं दिया हुआ है आपको. केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्टली डिस्कशन हम करने वाले हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिस्कशन में अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपके पास आया है, इसका C6 है, H12 है और यहाँ पे O6. ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास आया है. ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि एलिमेंटल कंपोजिशन जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है, उनके बेसिस पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आया है. इतना बस आपको याद रखना है. बाकी का जो रहेगा वो इतना खींचने की आपको ज़रूरत नहीं होगी. इतना सिर्फ याद रखना है कि स्ट्रक्चर ये होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे ये रहेगा. तो स्ट्रक्चर में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस है, 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को एविडेंस देने के लिए, ये पॉइंट्स का प्रूफ वहाँ पे देने के लिए, ये पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रिएक्शंस रहेंगे. दोज रिएक्शंस एक्ट्स एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज. सो लेट अस स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज. अब यहाँ पे देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज हमने स्टार्ट की है. एक एक पॉइंट का एविडेंस हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं. सो फर्स्ट एविडेंस देखो, 6 कार्बन्स इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म अ स्ट्रेट चेन. अभी मैंने कहा ना कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम्स है और वो 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में वहाँ पे प्रेजेंट है. सो गिव पर्टिकुलर एविडेंस फॉर द सेंटेंस. सो एविडेंस ये रहेगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना लिया है. ग्लूकोज जो होगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ उसको हीट करना है, लॉन्ग टाइम तक उसको हीट करना है. हीट करने के बाद यू विल गेट एन हेक्सेन वहाँ पे मिलेगा. मतलब यहाँ पे HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वहाँ पे ट्रीट होगा. तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है. रिडक्शन होने के बाद ये CHO ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हुआ है. ऑक्सीजन जो रहेगा वो ऑक्सीजन तो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है. बट यहाँ पे CH3, CH2 4 टाइम्स और यहाँ पे CH3, मतलब यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और CH2 मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे आ गया है. सो यहाँ पे मैकेनिज़्म आपको ध्यान में नहीं रखनी है या मैकेनिज़्म की ज़रूरत भी नहीं है. जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि 6 के 6 कार्बन एटम अगर स्ट्रेट चेन में नहीं होते तो आपको N हेक्सेन वहाँ पे नहीं मिलता. N हेक्सेन की जगह पे कोई ब्रांच चेन वाला अल्केन आपको वहाँ पे मिलता, बट N हेक्सेन मिला है. सो व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, रिडक्शन जहाँ भी हुआ है, जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का हुआ है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में रहेंगे. तभी जाके रिडक्शन होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिला है उसमें 6 के 6 कार्बन कैसे हैं, स्ट्रेट चेन में हैं और आपको यहाँ पे N हेक्सेन करके प्रोडक्ट मिला है. सो पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर एक रिएक्शन है, ये किस चीज़ का इन्फ्रेंस आपको दे रही है, किस चीज़ का कंक्लूजन आपको दे रही है, किस चीज़ का प्रूफ आपको दे रही है कि जो भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है एंड दो 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स व इन अ स्ट्रेट चेन, वो स्ट्रेट चेन में वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है. जिन बच्चों ने अल्डिहाइड कीटोन में से कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन हो रही है, साइनोहाइड्रिन से रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन अगर प्रॉपरली किए होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, या कहाँ पे आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलना वहाँ पे मतलब एक्सेप्टेड है. सो यहाँ पे देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 CHO ग्रुप. नाउ व्हाट इज CHO ग्रुप? CHO ग्रुप इज नथिंग बट योर अल्डिहाइड ग्रुप. ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक अल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो मैंने आपको कहा है, बट ये मैंने कहा है उतना नहीं चलेगा.
ये मैंने कहा है उस चीज़ का इन्फरेंस देना पड़ेगा, उस चीज़ का कोई एविडेंस मुझे देना पड़ेगा, या उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन मुझे आपके सामने रखनी होगी। सो एक अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ग्लूकोज में प्रेजेंट है, ये अगर आपको प्रूव करना है तो आपके पास ये 2 रिएक्शंस हो सकते हैं, उसमें से एक कोई भी रिएक्शन आप वहाँ पे दे सकते हो। देखो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, और तो इसकी रिएक्शन NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ हो रही है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन हो रही है तो ऑक्साइम फॉर्म होते हैं, और ग्लूकोज का ऑक्साइम फॉर्म हुआ है इसलिए ग्लूकोक्साइम करके यहाँ पे मैंने लिखा है। क्या होगा, बहुत ही सिंपल केस है, यहाँ पे CH एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ये चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ वहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे N अटैच होगा, यहाँ पे N अटैच होगा, और वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको कहा था। देखो यहाँ पे NH2OH है, NH2OH में क्या करते हैं हम लोग, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकल जाता है यू विल गेट N एंड OH, वही तो यहाँ पे हुआ है NNOH। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, बाकी के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आप यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे CHO ग्रुप का प्रेजेंस देना चाह रहे हो, आप यहाँ पे CHO ग्रुप का प्रेजेंस है इसका प्रूफ वहाँ पे देना चाह रहे हो, तो बाकी का स्ट्रक्चर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बाकी के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ जो भी होगा यही आपको दिखाई देगा। और मैंने आपको दिया भी है लिख के, इस तरीके की रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है, जो रिएक्शन हमने की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। मैंने यहाँ तक कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्डिहाइड में ज़्यादा फास्ट होती है और कीटोन में थोड़ी वहाँ पे कम होती है, बिकॉज कीटोन का जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। ये हमारा डिस्कशन हो चुका था, होपफुली अभी आपको थोड़ा सा रिकॉल हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो अल्डिहाइड कीटोन के लेक्चर को आपको फिर से देखना होगा। अब यहाँ पे ये CHO ग्रुप का प्रेजेंस है, मैं दोनों तरीके से लिखना चाह रही हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी CHO ही है, ये मैंने थोड़ा सा खुल के यहाँ पे ब्रॉड वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ओपन अप करने की कोशिश की है स्ट्रक्चर को, बट यहाँ पे मैंने CHO भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो CHO है, HCN के साथ रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, HCN के साथ रिएक्शन होती है तो ये ऑक्सीजन इस एक ये हाइड्रोजन इस तरफ और ये CN यहाँ कार्बन से अटैच होगा, मतलब CN और OH इस कार्बन से अटैच होगा। फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। अब ये ग्लूकोज से बना है साइनोहाइड्रिन, तो इसे क्या कहा जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन भी कहा जाएगा। सो बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, बाकी का स्ट्रक्चर आपको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करो। जहाँ पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप प्रूव करना चाह रहे हो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आप प्रूव करना चाह रहे हो, उतना ही स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज होता है, बाकी के स्ट्रक्चर आप वहाँ पे चेंज नहीं करोगे। देन मूविंग टूवर्ड्स लाइक यहाँ पे जो भी हमने अभी कहा कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वहाँ पे ग्लूकोज में प्रेजेंट है, तो वो कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो कार्बोनिल ग्रुप एग्जैक्टली कहाँ पे है वो भी हमें देखना होगा, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, टर्मिनल है ना, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, टर्मिनल होता है। सो टर्मिनल मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ऑक्सीडेशन करके देखना पड़ेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके देखना होगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ दैट ओनली, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो यू विल गेट ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, एंड दैट ग्लूकोनिक एसिड विल प्रूव us that gluconic acid will give you indication of the point where aldehyde group is present। ठीक है, सो ये अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है ये तो हमें पता, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ये तो 2 रिएक्शन से हमें पता चल ही गया है। अदरवाइज़ अगर अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होता तो हाइड्रोक्सिल अमाइन यहाँ पे फॉर्म नहीं होता, या तो फिर यहाँ पे हमारा
साइनोहाइड्रिन भी फॉर्म नहीं होता। बट क्वेश्चन फिर आप ये पूछोगे कि मैम फिर अल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ना वो अल्डिहाइड ग्रुप ही होगा, ये किसने कहा? C डबल बॉन्ड O है ना, कार्बोनिल कार्बन है ना, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट तो कीटोन में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो लेट अस चेक कि ये जो दो रिएक्शंस हमें मिले हैं उस रिएक्शन को और थोड़ा सा रिजिड और थोड़ा रिजिड प्रूफ देने के लिए आप ऑक्सीडेशन करके देखो। अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो तुरंत वहाँ पे COOH में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। सो लेट्स सी रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, थर्ड कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड। मतलब इसके पहले वाले रिएक्शन में हमने क्या किया था? हाइड्रोक्सिल अमाइन और साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन की थी और वहाँ पे हमने ये तो कंफर्म कर लिया था कि अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप दोनों में से कोई एक ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में होगा। बट वो कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पे है या वो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड ही है या कीटोन है, ये आपको कंफर्म करना है इस पर्टिकुलर टेस्ट से। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना है CHO, CHOH और CH2OH। उसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ करोगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए O ऊपर मैंने लिखा है। माइल्ड ऑक्सीडेशन वहाँ पे आपको करना है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन किस चीज़ का होगा? यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आप यूज़ कर रहे हो ब्रोमीन वाटर जैसा, तो यहाँ पे CHO जो है वो COOH में क्या हो जाएगा? वहाँ पे कन्वर्ट होगा, COOH में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। यही है COOH, CHOH 4 टाइम्स CH2OH, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल गया। सो ये जो एसिड है इसे ग्लूकोनिक एसिड कहा जाता है और यहाँ पे जब ग्लूकोनिक एसिड या मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो हमने फाइंड आउट किया था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, वो कार्बोनिल ग्रुप आपका अल्डिहाइड फॉर्म में ही है, ये यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे एक तरीके की कंफर्मेटरी टेस्ट हो रही है। हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो ग्लूकोज में प्रेजेंट है वो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ये हमें वहाँ पे देने के लिए ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। इट एक्ट्स एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ का CHO जो है ना उसको COOH में कन्वर्ट करना काफ़ी सिंपल होगा, काफ़ी ईजी वे हो सकता है वो। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज कंटेंट्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये तो हमें पता ही चल गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, उसमें से एक कार्बन जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस दिखा रहा है, मतलब वो तो टर्मिनल होगा। बाकी के 5 कार्बन जो है उनके पास एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके लिए आपको अब प्रूफ देना है, इसके लिए अब आपको एक एविडेंस देना है। जो एविडेंस हम यहाँ पे देने जा रहे हैं किस फॉर्म में? ग्लूकोज को एसेटिक अनहाइड्रेट के साथ हमें ट्रीट करना है। ग्लूकोज को एसेटिक अनहाइड्रेट के साथ हमें ट्रीट करना है। एसेटिक अनहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हो या तो फिर ऊपर एरो पे सीधे से वर्ड्स में एसेटिक अनहाइड्रेट लिख सकते हो, और स्ट्रक्चर मैंने निकाला है ताकि आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखो CHO तो उसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि एसिटिक अनहाइड्रेट जो है वो कहाँ पे जाके रिएक्ट होगा? अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल के इसमें हमने देखा है स्टूडेंट्स, एसिटिक अनहाइड्रेट जो है उसमें अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकल जाता है, वहाँ पे OCOCH3 करके वहाँ पे लग जाता है, ये हमने देखा है। तो वही होगा कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन की जगह पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको COCH3 वहाँ पे मिलेगा। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये हाइड्रोजन जो निकल जाते हैं बेसिकली, ये हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ पे वो बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। COCH3 यहाँ पे अटैच होगा, O तो यहाँ पे वैसे ही रहेगा, COCH3 4 टाइम्स, क्योंकि वहाँ पे OH कितने हैं? 4 है, तो 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो CH2O
एज इट इज़ है यहाँ पे और COCH3 अटैच हुआ। तो ये जो यहाँ पे COCH3 अटैच हुआ, ये बाकी का पार्ट क्या बनाएगा, ये जो बाकी का पार्ट है ये हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया है ना, तो हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे वो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड यहाँ पे बनाएगा। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज से जब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट वहाँ पे तैयार हो जाता है तो पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन आपको वही कंफर्म कर देता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस वहाँ पे रहेगा। इसलिए तो ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट वहाँ पे फॉर्म हुआ है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, सो ये यहाँ पे एक टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट हमें जो देनी है वो ये है कि ग्लूकोज कंटेंस 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का प्रेजेंस है, ये हमें अब चेक करना है। लेट्स सी हाउ विल वी चेक प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन अ ग्लूकोज। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड। अभी हमने देखा कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट होता है और उसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब CHO जो है वो CHO COOH में कन्वर्ट होता है। तो अब हमें ये देखना है कि बेसिकली ये तो हुआ है कि CHO COOH में कन्वर्ट हुआ, बट नाउ वी हैव टू चेक द प्रेजेंस ऑफ दिस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आप अगर इसे डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर ट्रीट करते हो, डाइल्यूट HNO3 अगेन इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन वाटर से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज को अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, तो वहाँ पे मतलब यहाँ और यहाँ पे दोनों जगह पे COOH ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलता है। ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसे कहा जाएगा सैकेरिक एसिड करके कहा जाएगा। तो ये तो किस चीज़ की वजह से हुआ है, पहले तो आप बोलोगे CHO को आपने COOH में कन्वर्ट कर ही दिया है, तो हम कैसे पहचाने कि CHO ही COOH में कन्वर्ट हुआ या CH2OH COOH में कन्वर्ट हुआ, इसलिए इसकी भी रिएक्शन दी है। ठीक है, आपने पहले क्या किया है, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट किया। अब ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ऑक्सीडेशन होने के लिए सिर्फ यही आपके पास बचा है, प्राइमरी अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन हमने किया है, अल्कोहलिक ग्रुप जो है उसका ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ दिस डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 के साथ जैसे ही करते हो वैसे ये जो पर्टिकुलर है CH2OH ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में। पहले ये हुआ ही है, पहले तो ये हुआ ही है, CHO को COOH में कन्वर्ट किया है ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, बट COOH यहाँ पे COOH और ये CH2 कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे COOH में, एंड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो इस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ एंड द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज सेड टू बी सैकेरिक एसिड। सो ये जो सैकेरिक एसिड है ये आपको किस चीज़ का प्रेजेंस दे रहा है, सैकेरिक एसिड आपको इस चीज़ का प्रेजेंस दे रहा है कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज में वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस भी है ही, बट उसके साथ साथ प्राइमरी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का भी प्रेजेंस है। प्राइमरी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अगर वहाँ पे नहीं रहता तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और वो कन्वर्ट भी नहीं होता COOH में। सो इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड आवर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कवर अप कर लिए। अब नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं यूज़ योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन, वो मैं यहाँ पे करवा लेती हूँ बिकॉज वो क्वेश्चंस थोड़े से मतलब ये है कि आ तो जाएगा आपको, बट ठीक है एक बार मेरी तरफ से ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ, लिखने हैं आपको आपकी नोटबुक में। सो लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज शोइंग ऑल द बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में सब बॉन्ड्स वहाँ पे दिखाई देने चाहिए, इस तरीके का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको देना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे देने वाले हो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H यहाँ पे है इस तरीके से।
ठीक है। अब पहले OH निकाल लेने के हैं, ठीक है। पहले OH यहाँ पे देखो, राइट लेफ्ट राइट राइट, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से आपको कंप्लीट करनी है। सो ये स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे निकाल दिया है ग्लूकोज़ का। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको निकालना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप तो अल्डिहाइड ग्रुप है और लास्ट जो है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, वहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते। बीच वाले जो 4 कार्बन है उनको कैसे अरेंज करना है, उनके पास OH कैसे देना है। देखो यहाँ पे देखो, राइट लेफ्ट राइट राइट, ये स्कीम आपको याद रखनी है। राइट लेफ्ट राइट राइट फॉर पुटिंग OH ग्रुप एट द कार्बन। कार्बन के इस पे OH ग्रुप अगर आपको देना है तो राइट लेफ्ट राइट राइट ये पर्टिकुलर आपको याद रखना है, फ्रॉम सेकेंड कार्बन टू फिफ्थ कार्बन, सेकेंड टू फिफ्थ। सी अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑल द कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल गिविंग 1 to CHO कार्बन। 1 यहाँ पे होगा, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ठीक है। फर्स्ट वाला कार्बन ऑब्वियसली आपके अल्डिहाइड ग्रुप का होगा। जैसे अल्डिहाइड में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर में देखा ही है कि वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्डिहाइड ग्रुप से। सो यहाँ पे ये 1 होगा, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मार्क द कायरल कार्बन्स इन द मॉलिक्यूल विथ एस्टेरिस्क, मतलब एक छोटा सा स्टार मार्क करना है आपको और कायरल कार्बन्स जो है उनको वहाँ पे काउंट करना है। कायरल कार्बन क्या होते हैं, अगेन मूविंग टुवर्ड्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कायरल मॉलिक्यूल जिसे कहा जाता है जिसमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन इज़ द वन विच इज़ हैविंग all its 4 valencies satisfied by different atoms और group of atoms, ठीक है। कार्बन ऐसा होना चाहिए कि जिसके चारों के चारों वैलेंसीज जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट एटम के साथ वहाँ पे सेटिस्फाइड हो। फर्स्ट कार्बन देखो, नहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, कायरल नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वाला कार्बन देखो, ऊपर CHO है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है और नीचे इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये एक हो गया आपका कायरल कार्बन। सेकेंड वाला कार्बन क्या है, यहाँ पे कायरल कार्बन है, सेकेंड वाला कायरल। थर्ड देखो, थर्ड में इस साइड में OH है, इस साइड में H है, इस साइड में ये पूरा ग्रुप है और यहाँ पे ये पूरा है, थर्ड भी क्या हो गया, कायरल कार्बन वहाँ पे हो गया। डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम के साथ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी उसे कायरल कार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ देखो, OH H, ये पूरा ऊपर का ग्रुप है यहाँ पे और ये नीचे का ग्रुप है, मतलब ये भी क्या है आपका कायरल कार्बन। फिफ्थ कार्बन देखो, फिफ्थ कार्बन में OH H, ये ऊपर का पूरा इतना बड़ा ग्रुप और ये CH2OH, मतलब ये भी क्या है, कायरल कार्बन है। ये देखो सिक्स्थ वाला कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि H यहाँ पे होगा और H, दो सेम एटम्स वहाँ पे आ गए, कायरल नहीं है। मतलब ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये क्या है, कार्बन, ये कायरल कार्बन है, ये क्या है यहाँ पे, कायरल कार्बन है। सो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है वहाँ पे, 1, 2, 3 और 4, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, 4 कायरल कार्बन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में वहाँ पे प्रेजेंट है। सो इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको वहाँ पे दे दिया है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बाद नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट प्लीज़ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज, जस्ट गिव अ recall for your optical isomerism and concept involved in optical isomerism. सो जितने भी कंसेप्ट वहाँ पे मैंने पढ़ाए हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, कायरल कार्बन क्या होता है वो एक पर्टिकुलर मार्क से वहाँ पे हम देते हैं, वहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल किस तरीके के आइसोमेरिज्म शो करता है। इन दिस वे यू हैव टू जस्ट रिकॉल द ओल्ड और यू कैन से प्रीवियस नॉलेज अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो वो हमने पढ़ा है हैलोजन डेरिवेटिव्स में, काफ़ी अच्छे से मैंने वो आपको पढ़ाया है। SN2 और SN1 रिएक्शंस जब हम देख रहे थे तब आपको याद होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट आपको वो
पूरी तरीके से बहुत अच्छे से क्या करना होगा, रिकॉल करना पड़ेगा। ये रिकॉल करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप एक आपकी तरफ से करो। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो वही है जो सिर्फ यहाँ पे COOH होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऊपर क्या है, COOH है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 CH2OH यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे राइट लेफ्ट राइट राइट H इस तरीके से ये ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोनिक एसिड में कितने कायरल कार्बन है वो पहचानो, सैकेरिक एसिड में कितने कायरल कार्बन है वो पहचानो। मतलब एक आपको एक हिंट दे रही हूँ कि कायरल कार्बन के बारे में आपको पूरी नॉलेज वहाँ पे होनी चाहिए। सो तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं उसके बारे में रिकॉल करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज जो है वो आप पढ़ो भी मत आप। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज वो मेरा पार्ट है, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। बट एटलीस्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कितने कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वो कंसेप्ट को हम किस तरीके से लिखते हैं, वो कंसेप्ट हमें आ रहे हैं या नहीं, वो थोड़ा सा रिकॉल करके देख लो।